तो हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के जो एनसीईआरटी साइंस सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी भाई चैनल पे विजिट किए हैं नए, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो बेसिक्स हम लोग यहाँ पे पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो कि एमसीक्यू फिर मतलब जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये सभी जीवों की मूलभूत इकाई होती है, यानी सभी सजीव कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका हमारे शरीर को आधा आकार प्रदान करता है, इसलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई है ना। इसीलिए शरीर को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों कहा जाता है। शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मतलब है कि बना हुआ है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का खोज किया था, पता लगाया था। अब बात करें, वे जीव जो एक ही कोशिका से के बने होते हैं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखिए, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। जैसे कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा में। कुछ जीवों में कोशिका का आकार अस्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका में। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या होती है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन के दो परतों से ये बनी होती है। अब आगे, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे ईंधन इंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद विचलन एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यह प्रक्रिया विचरण कहलाती है। तो विचरण, उसके बाद प्राचरण, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो दोनों में अंतर बेसिकली क्या है, ये विचरण है। प्राचरण की बात करें, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्राचरण कहते हैं, है ना। दोनों प्रोसेस एक ही है, बट यहाँ पे जो है कि गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है वो विचरण कहलाता है, और जब जल का परिवहन होता है तो वह प्राचरण कहलाता है। उसके बाद केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कोशिका के अंदर में ही पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कोशिका के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र एवं छड़ाकार, सिलिंड्रिकल संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में जो कि अगली संतति में जाते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। उसके बाद बात करें, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। उसके बाद वैसे अब बात करें, जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। क्या कह रहा है? जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद होते हैं। यह कोशिका के विकास अंग परिपक्वन होने को निर्धारित करता है। साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है, यानी सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पे सेल जो कोशिका के प्रकार हैं मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक, जो कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणु में पाई जाती है ना, अनडेवलप्ड होता है ये। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं। तो कोशिका
का मतलब अगर बात करें तो कोशिका जो है कि जैसे कि बैक्टीरिया में आपका जो है कि कोशिका जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक हो गया आपका जैसे कि शैवाल, अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स अर्थात कोशिकांग अंगक कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा रिक्तिका आदि, ये सभी कोशिकांग है। कोशिका के सभी पार्ट्स हैं इंटरनली। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं ना, साइटोप्लाज्म ये कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कोशिका से रिलेटेड, जैसे अल्प प्राचरणी दाब विलयन, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, यदि कोशिका को तनु डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया है तो जल प्राचरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्राचरण दाबी विलयन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है ना। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जब सेल के अंदर जाता है ना, इसी प्रोसेस को, इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बात करते हैं समप्राचरी दाबी विलयन, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी दाबी विलयन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अति प्राचरणी, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्राचरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, है ना। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, है ना, अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्राचरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्राचरण दाबी विलयन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये तीनों सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, एसएससी में भी और रेलवे में भी। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के वल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है ना, मतलब कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है जो कि मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। सेल वॉल की यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद बात करें राइबोसोम, कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती है अथवा अंत प्रदव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब जो आपका राइबोसोम होता है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है ये। उसके बाद लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। और यदि कोशिका में यदि गंदे पदार्थों का यदि विसरण यदि सांद्रता यदि ज़्यादा हो जाता है तो लाइसोसोम जो है कि अपने से मतलब ये बस्ट हो जाता है, ये फट जाता है, जिसके कारण पूरा सेल ही नष्ट हो जाता है ना। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, बैग ऑफ सुसाइड भी कहा जाता है कोशिका में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित है ना, राउंडेड होती है। इसमें उनका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो ओनली मतलब ऑर्गेनेल्स है ये, केवल एक जो कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना अद्भुत अंगक है ये, जो कि यूनिक जो कि ऑर्गेनेल्स है सेल का। उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसके बाद प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है प्लेस्टिड के बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। तो ये थ्योरी पार्ट था हमारा जो कि कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारा बात इसमें क्लियर से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं।
कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो बताएं। 1665 में अंग्रेज जीव विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। कोशिका को जीवन की रचनात्मक संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह संरचनात्मक है, और शरीर के सभी कार्य करता है, इसलिए यह कार्यात्मक है ना। उसके बाद बात करते हैं CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर तथा बाहर कैसे जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो देखें, कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थों को ही बाहर आने जाने देता है, अर्थात यह पदार्थों की गति को नियंत्रित भी करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं CO2 की गति से रिलेटेड। तो इसमें देखा CO2 कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहता है, क्योंकि कोशिका श्वसन के दौरान CO2 का निर्माण करता है। जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम होती है। पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। गैसों के लिए यह गति विचरण कहलाता है। गैसों के लिए गति विचरण कहलाता है। इसी विचरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे CO2, O2 कोशिका के अंदर की और बाहर आते हैं। क्योंकि जब कोशिका का अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह बाहर आती है, और जब O2 की सांद्रता बाहर बढ़ जाती है तो वह कोशिका के अंदर चला जाता है। तो ये प्राचरण का मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं जल की गति। जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। कोशिकाओं में जल की गति प्राचरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब कोशिकाओं के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम, तब पदार्थों की गति के नियम के अनुसार जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर की ओर भी गति करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इसका रीजन यहाँ पे है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विचरण प्रक्रिया द्वारा आते जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप दो ऐसे अंगक का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, जिनमें कि अपना DNA और राइबोसोम पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट होता है तो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में बात की थी। तो कोशिका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं से ही संपादित होते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और यह जीवन के लिए उपयोगी अनुरक्षण का कार्य जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आदि नहीं कर पाएगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। लाइसोसोम की बात करें, है ना, कोशिकीय है ना, चाहे आप मतलब मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम सॉरी इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती मतलब सुसाइडल ब्रेक कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये राइबोसोम में होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे बात करें कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में तुलना करें तो ये बेसिक डिफरेंस जो है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक पादप कोशिका में झिल्ली है ना, कोशिका भित्ति होती है, इसमें भित्ति यही पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये प्राय बड़ी आकार के होते हैं, ये प्राय छोटी आकार के होते हैं। तो आपको मेनली पादप कोशिका के बारे में जो है कि मालूम होना चाहिए, जिससे कि सारा डिफरेंस आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के से किस प्रकार भिन्न है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कोई एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करिए, आकार में प्राय छोटा होता है तो ये बड़ा होगा। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है तो इसमें झिल्ली उपस्थित होगा। इसमें प्राय एक मतलब क्रोमोसोम प्राय एक होता है इसमें। उसके बाद देखें, इसमें लगभग सभी अंगक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ रहता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच जो मेन अंतर था हम लोगों ने भी पढ़ा।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका की, है ना, कोशिका के जीवन में क्या होगा। जैसे अंत द्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और एक जगह से दूसरे जगह मतलब विभिन्न गंतव्यों तक कोशिकाओं के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। कोशिका निर्माण प्रक्रिया में गोल्जी उपकरण भी शामिल होता है। यदि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य जैसे संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण संभव नहीं हो पाएगा। तो मेनली पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य सेल के अंदर करता है आपका गोल्जी उपकरण। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है। तो ये हम लोग जान चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, यही कारण है। उसके बाद अब जैसे देखें यहाँ पे कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, जो कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा अर्थात लिपिड का संश्लेषण करता है ना। तो ये लिपिड का संश्लेषण करता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब बात कर लेते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस अथवा फाइगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद प्राचरण की हम लोग बात कर चुके हैं। प्राचरण का प्रयोग यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे मेन क्वेश्चंस किए हैं वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक्स था हमने कर लिया है। तो आई होप ये सारा कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो जो भी हम आपके लिए लाएंगे वो आप तक पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।